चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ शिक्षा दर्शन GKGS चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार एशिया का आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, तो अगले सीरीज को लेकर मैं आया हूँ। इससे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल हम लोग देख चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक है बांग्लादेश। जैसा कि हम जानते हैं 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना लाया गया था और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 खंड कर दिए गए थे। और प्लान ये हुआ था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं, वो मुसलमानों के लिए होगा वो हिस्सा। तो 2 हिस्सा ऐसा था भारत का जहां पर मुसलमानों की आबादी अधिक थी। वर्तमान में जो बांग्लादेश देख रहे हैं और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी। तो धर्म के आधार पर 3 जून 1947 के बाद माउंटबेटन योजना के तहत बांटकर एक पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के रूप में जो है और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जो बाद में चलकर 1971 में बांग्लादेश हो गया। तो आज यही पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में बदला है, इसका हम जीरो से हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ था। तो ऐतिहासिक घटना आप देखेंगे तो आप जानिए, बांग्लादेश के गांधी कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं कि जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसमें भी खास करके पंजाब प्रांत के लोग बहुत अधिक भेदभाव किया करते थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साथ भेदभाव, उसको उचित अधिकार नहीं मिलता था। तो इस बात को लेकर शेख मुजीबुर रहमान साहब क्या किए, एक पार्टी बनाए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और अधिकार दिलवाएंगे। इस पार्टी का नाम था अवामी लीग। अवामी लीग एक पार्टी बनाई गई और इस पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित किया। 1970 ईस्वी में जब आम चुनाव हुआ, पूरा बहुमत मिला शेख मुजीबुर रहमान साहब को, तो ये संसद तक तो पहुंच गए, लेकिन इनको बनना था प्रधानमंत्री और चले गए जेल में। ये जो भेदभाव हुआ, कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए वही बीजारोपण था। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार दिलवाने के लिए मुजीबुर रहमान साहब का प्रयास था और ये जेल तक पहुंच गए। 1971 में इसका परिणाम दिखा। एक सेना का गठन किया गया था, एक टीम बनाया गया और खास करके भारत भी इसमें सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो भारत के तरफ से भी सेनाओं का सपोर्ट मिला। ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान में जितने लोग थे और कुछ भारतीय सैनिक, दोनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया जिसको बोला गया मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, तो मुक्ति वाहिनी सेना के द्वारा युद्ध किया गया और शानदार सफलता अर्जित हुआ। तो देख सकते हैं, और 1971 के बाद से देखते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो इंदिरा गांधी का जबरदस्त हाथ था। 1971 से इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के 2 खंड कर दी। इंदिरा गांधी का अमुक रोल था। और यहां तक कि इंदिरा गांधी बताई कि जिनको दिक्कत है, जब युद्ध हो रहा है, जिनको दिक्कत है, जिन नागरिक को तो अभी असम की तरफ आ सकते हैं रहने के लिए, इनको सुख सुविधा सारा चीज दिया जाएगा। तो लगभग 10 लाख के आसपास शरणार्थी आए थे, बांग्लादेशी शरणार्थी। कहां? असम के तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और अगर ऐतिहासिक जानकारी देखेंगे तो प्रारंभ में आज जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी अधिक है, जो रिसेंटली बांग्लादेश है वहां पर पहले ऐसा नहीं था। 700 ईस्वी पूर्व में कुछ अवशेष मिले हैं और अवशेष साफ बताते हैं कि पहले मंदिर और मठ वहां के अवशेष से मिला है। मंदिर और मठ मिलने का सीधा सा मतलब है कि बांग्लादेश का जो भूमि है, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक रहते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत आया, तब से इस्लाम धर्म वाले लोग यहाँ पर धीरे धीरे इस्लामिक विचारधारा के लोग वहाँ बढ़ गए हैं। और मुगल के समय में तो जबरदस्त वृद्धि हुआ। हम जानते हैं कि एक जजिया कर लिया जाता था गैर मुस्लिम से। औरंगजेब के समय में तो जबरदस्ती से मुसलमान बनाया जाता था।
मतलब जो हिंदू धर्म को मानते थे, प्रेशर में आकर जबरदस्ती से भी कुछ लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर मजबूर किया गया। तो 13वीं मुगलों का जब प्रभाव हुआ तो बांग्लादेश में फिर इस्लाम धर्म वाले लोग बढ़ गए। प्रारंभ में यहाँ पर भी हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। देखेंगे बांग्लादेश में एक जगह है नोआखाली, इसका जिक्र आता है इतिहास में। सबसे बड़ा दंगा नोआखाली में हुआ था। हम लोग पढ़ते हैं भारत देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के वक्त पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त भी महात्मा गांधी उसमें उपस्थित नहीं थे, वो नोआखाली में थे। और नोआखाली बांग्लादेश में जगह पड़ता है जहां पर जबरदस्त दंगा भड़का हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा, उसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि बंगाल में भी एक जगह है जहां पर जबरदस्त दंगा हुआ था, जहां हिंदू के जाने पर उसको काट दिया जाता था। वहाँ भी महात्मा गांधी गए थे। वहाँ इनका एक मित्र था, सोहरावर्दी करके नेता थे बंगाल के। चलिए बंगाल पर अभी फोकस नहीं करना है, फोकस करना है ये बांग्लादेश पर। चलिए बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बांग्लादेश में फेमस नदी को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप है ये बांग्लादेश का मैप है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का आपका मैप है। इसमें आप देखिए एक नदी गंगा नदी, इसको आप जानते हैं गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। 110 किलोमीटर उत्तराखंड, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, फिर 445 किलोमीटर बिहार और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि एक जगह है फरक्का के पास दो वितरिका में बट जाती है। फरक्का के पास एक हुगली नदी बनकर चली जाती है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए, तो इसको हुगली बोलते हैं। एक मुख्य धारा आगे चली जाती है और मुख्य धारा का बांग्लादेश में प्रवेश हो जाता है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पद्मा नाम से जानते हैं। जब गंगा नदी का बांग्लादेश में प्रवेश होता है तो इसको पद्मा नाम से जानते हैं। उसके बाद एक दूसरी नदी है, सारे लोग जानते हैं कि एक दूसरी नदी जो तिब्बत से आती है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम होते हुए चली आती है बांग्लादेश में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसको बोलते हैं जमुना। क्या? जमुना। तो जमुना ब्रह्मपुत्र का ही नाम बांग्लादेश में, गंगा नदी का नाम पद्मा। और तो जमुना और पद्मा एक जगह है बांग्लादेश में, गोलकुंडा के पास दोनों नदी मिलती है। तो आप जानिए जब एक बड़ी नदी से एक छोटी नदी मिलती है तो आगे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पद्मा के नाम से ही जब जमुना मिल जाती है तो फिर पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है पद्मा नदी। कहाँ तक बढ़ती है? तो बांग्लादेश में ही एक जगह है चांदपुर तक। अब चांदपुर में क्या होता है कि बराक नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। तो बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, मणिपुर राज्य से आती है और बांग्लादेश में जब बराक नदी प्रवेश करती है, ये बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है सुरमा नदी। ये हो जाता है सुरमा नदी। और सुरमा नदी और पद्मा नदी का संगम होता है चांदपुर के पास। तो चांदपुर के पास मिलती है, फिर संयुक्त धारा को जब दोनों यानी बराक नदी और पद्मा नदी की धारा मिल जाती है तो इसको संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना। तो ये डेल्टा बनाते हो, बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसका प्रसार क्षेत्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डेल्टा बहुत दूर तक ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें से बांग्लादेश के पश्चिमी हिस्से में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिस्सा में ये जो क्षेत्र है ये डेल्टाई प्रदेश है। यहाँ पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग है और थोड़ा सा बांग्लादेश का भाग है। यहाँ पर एक विशाल डेल्टा बना है, इसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र। सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुंदरी ज्वारीय वन होता है, सुंदरी नामक पौधा यहाँ पर अधिक उगा हुआ है, इसीलिए इसके नाम पर सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र
कि संयुक्त धारा के द्वारा जो डेल्टाई प्रदेश का निर्माण किया गया है वो है सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को आपने देखा कि बांग्लादेश में उसका बहाव, इसको क्या बोलते हैं, पद्मा, जमुना, और बराक नदी को सुरमा नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे हम फसल में आ जाएं तो फसल में कौन कौन सा फसल है, जूट और धान, दो फसल मुख्य फसल है। तो बांग्लादेश में जूट का उत्पादन अधिक होता है। जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर था कुछ दिन पहले तक, अभी भारत नंबर 1 पर आ गई है, तो दूसरे स्थान पर जूट के उत्पादन में। और धान का भी उत्पादन बांग्लादेश में ठीक ठाक होता है, इतना उत्पादन होता है कि उनको खाने के अलावा भी बच जाता है, निर्यात करने के लिए भी। तो जूट और धान का भी उत्पादन यहाँ ठीक ठाक होता है फसल में। नदी के बारे में जो बताया गया, नदी भी आपने देखा। उसके बाद देखेंगे तो औद्योगिक नगर में देखिए, बांग्लादेश के ऊपरी हिस्से में जैसा कि देख पा रहे हैं यह है रंगपुर, ठीक है। रंगपुर फेमस औद्योगिक नगर है, सिटी है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ देख पा रहे हैं ढाका है, ढाका के नीचे नारायणपुर, तो नारायणपुर भी, ढाका भी। और पूर्वी हिस्से में जैसा कि देख पा रहे हैं चटगांव, चिटगांव भी लिखता है कहीं चटगांव, तो ये जो चटगांव है ये भी फेमस है। तो रंगपुर, बीच में यहाँ ढाका और नारायणपुर, और उसके बाद चटगांव, ये जो चारों क्षेत्र है ये औद्योगिक नगर है, ठीक है। औद्योगिक नगर, महत्वपूर्ण नगर आपने देखा। उसके बाद चलिए बांग्लादेश में हम लोग समझते हैं चटगांव शास्त्रागार के बारे में देखते हैं। एक ऐतिहासिक घटना है समझिए। तो ये देखते हैं चटगांव, यहाँ देखिए एक पूर्वी हिस्से में बताना भूल गया था, पूर्वी हिस्से में क्या है कि चटगांव की पहाड़ी है, एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, ये पूरा चटगांव की पहाड़ी है, ठीक है। और यहीं पर जगह है चटगांव, जहां पर सैन्य बलों का क्या था, अस्त्र और शस्त्र हुआ करता था। चटगांव में सैन्य बलों का अस्त्र शस्त्र था, जिसको लूटने का काम एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था मास्टर सूर्य सेन। तो मास्टर सूर्य सेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया था 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार की लूट मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दा इनको बोला जाता था। तो मास्टर सूर्य सेन, जैसे जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमोहन लाल सिंह, इन लोगों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी गोरखपुर के पास 1925 में। इसी प्रकार से चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930 ईस्वी में 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है। ये चटगांव कहाँ था, बांग्लादेश में ही ये चटगांव है, पूर्वी हिस्से में। तो इसको भी हमने देखा, फसल देख लिया, मुख्य नदी। अब आते हैं एक विवादित चीज है, तीस्ता जल विवाद। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है तीस्ता नदी को लेकर। जैसा कि जानते हैं 414 किलोमीटर तीस्ता नदी का कुल बहाव 414 किलोमीटर है, जिसमें से देखेंगे 151 किलोमीटर वो सिक्किम में बहती है। तो सिक्किम के पास 151 किलोमीटर सिक्किम में बहती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तीस्ता नदी जो है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, 151 किलोमीटर सिक्किम में बहती है। फिर वहां पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर साझा करती है 142 किलोमीटर। 151 किलोमीटर तीस्ता नदी कहाँ, सिक्किम में। और उसके बाद बांग्लादेश के पास, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास बहती है 142 किलोमीटर, और फिर 121 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। प्रारंभ से ही बांग्लादेश के द्वारा एक मांग किया जा रहा है कि देखिए तीस्ता नदी क्या है, तीस्ता नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, चूंकि बांग्लादेश में भी बहती है और भारत में भी बहती है। तो मांग यह है कि 50-50% जल का उपयोग करने के लिए दिया जाए। अब देखिए कब कब किस प्रकार का समझौता लगा तीस्ता को लेकर। 1983 ईस्वी में तीस्ता नदी को लेकर एक समझौता हुआ था कि 39% जल का उपयोग भारत कर सकती है तीस्ता नदी का, और 36% जल का उपयोग बांग्लादेश करेगी, और 25% जो शेष बचता है दोनों जिनको आवश्यकता होगा वो इस्तेमाल करेगी। हुआ क्या कि 36% तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस 25% पर भी अधिकार भारत जमाए रखा, तो इसका परसेंटेज बढ़ गया। फिर ये मांग लगातार चल रहा था कि 50% जल मिलना चाहिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो 2011 में
2011 में देखेंगे फिर से एक बैठक लगी और इस बैठक में क्या हुआ कि 42.5% क्षेत्रफल इस्तेमाल भारत कर सकता है और 39.5% जल का उपयोग ये बांग्लादेश। तो 42.5% जल का उपयोग भारत, 39.5% जल का उपयोग बांग्लादेश और शेष जो 18% बच जाता है इसमें दोनों कर सकते हैं। फिर इसका भी भारत ही इस्तेमाल कर रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदी है और हमको कम से कम 50% मिलना चाहिए, 50% आप उपयोग कीजिए, ठीक है। और बांग्लादेश का यह भी कहना है कि जब हमको ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है, बाढ़ आता है तो आप छोड़ देते हैं, 14% क्षेत्र हमारा डूब जाता है, लेकिन जब ज़रूरत है तो हमको जल मिलता नहीं है। तो यही है समस्या। पर गंभीर यह है कि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये नरेंद्र मोदी जी को एक प्रस्ताव दी कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदी है और 50% जल का उपयोग करने के लिए दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी आश्वासन दे देते हैं कि 50% जल ठीक है हम दे देंगे, लेकिन दिक्कत क्या कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जो जल विवाद है यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कहने का तात्पर्य यह है कि केवल मतलब राज्य इसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। अब राज्य में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कौन? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है, इसीलिए ममता बनर्जी इसमें इंटरफेयर कर दी। चूंकि राज्य सूची का विषय जल विवाद था, वो बोलती है कि 55% जल का इस्तेमाल केवल हम करेंगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा सिक्किम को भी करना है और बांग्लादेश को भी, उसके अलावा कोई जल का उपयोग करेगा। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं? तो ये विवाद अभी तक चल रहा है। उसका मांग है कि 50% मिलना चाहिए। 1983 और 2011 में जो बैठक हुआ, समझौता हुआ, आपके समक्ष रखा गया। तो क्वेश्चन अगर आएगा तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच है, तो याद रखना है बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता को लेकर जल विवाद चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तीस्ता जल विवाद कंप्लीट हो गया। रिसेंटली देखेंगे एक करेंट अफेयर्स आता है, तो एक चर्चा में आया था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला था। और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि नंदीग्राम क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, और दुर्भाग्य था कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव हार गई, ठीक है। तो चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में अच्छा वोट मिले नरेंद्र मोदी जी को, इसके लिए इनका एक बहुत सुंदर प्रयास था। सारे लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के गांधी कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। जब शेख मुजीबुर रहमान को आप सम्मानित कीजिएगा तो आपको सहानुभूतिपूर्ण वोट तो मिल ही जाएगा। तो उस वक्त क्या करते हैं, ये गए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश गए और गांधी शांति पुरस्कार, बांग्लादेश के गांधी कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान साहब को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो गांधी शांति पुरस्कार किनको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। और पुरस्कार देने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, शेख हसीना जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो खुद जाकर उस पार्टी में शामिल होकर गांधी शांति पुरस्कार वहाँ गए, बांग्लादेश गए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इनकी मानसा थी कि चलिए हम सम्मानित करेंगे बांग्लादेश के गांधी को, तो सहानुभूतिपूर्ण हमारा कुछ इस्लाम धर्म वाला कुछ वोट पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर से ममता बनर्जी की सरकार आ गई। तो कुल मिलाकर याद रखना है गांधी शांति पुरस्कार भी मतलब इनको मिला है शेख मुजीबुर रहमान साहब को। इनके द्वारा अवामी लीग भी बनाया गया था, यहीं पर मुक्ति वाहिनी सेना का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद तीस्ता जल विवाद क्या है ये भी बताया गया, नदी के बारे में बताया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर कौन सा फसल था, तो बांग्लादेश के लिए ये जानकारी काफी है। अभी देखना है भूटान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कच्चा मैप है भूटान का। तो भूटान में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भूटान किस प्रकार की कंट्री है। तो यह एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री किसको बोलते हैं? दो शत्रु देश के बीच के कंट्री को हम बोलते हैं बफर कंट्री। तो भूटान एक बफर कंट्री है, ठीक है। चूंकि चाइना, ऊपर में चाइना है और नीचे भारत है। अगर देखा जाए
तो ये चीन ऊपर में और नीचे भारत। अब देखिए, अगर पर्वतीय क्षेत्र आप देखेंगे भूटान में कौन कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, जैसा कि पता है कि पश्चिम में पामीर के गांठ से लेकर जो हिमालय पर्वत आया है अरुणाचल प्रदेश तक, तो बीच में भूटान होते हुए जाती है, तो भूटान होते हुए हिमालय का भाग है, उसमें कुछ पर्वतीय क्षेत्र है जो ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं गंगाखर प्यूनसम पर्वत। तो गंगाखर प्यूनसम पर्वत जो सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा स्थान भूटान का यही है और सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रेणी यही है गंगाखर प्यूनसम, ये 7570 मीटर ऊंचा। उसके बाद एक दूसरी पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी कुल्ला कांगड़ी पहाड़ी, तो कुल्ला कांगड़ी पहाड़ी भी 7532 मीटर ऊंचा है। ये महत्वपूर्ण दो पर्वत श्रेणी, एक गंगाखर प्यूनसम पर्वत 7570 मीटर, फिर कुल्ला कांगड़ी 7532 मीटर, और तीसरा जो फेमस है वो है काला पर्वत। कभी कभी पूछा भी गया है कि काला पर्वत कहाँ है, तो काला पर्वत 1722 मीटर ऊंचा है, ये थोड़ा सा नीचे है। तो गंगाखर प्यूनसम, कुल्ला कांगड़ी और काला पर्वत, तीन महत्वपूर्ण पर्वत भूटान में। भूटान में अगर देखेंगे नदी के दृष्टिकोण से तो दो फेमस नदी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये देखिए संकोश नदी, जैसा कि देख रहे हैं कि इस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली ये संकोश नदी, जो संकोश नदी फिर जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है संकोश नदी। एक दूसरी नदी मानस नदी, मानस भी भूटान से निकलती है पर्वतीय क्षेत्र से और जाकर फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। एक और फेमस नदी है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया चूंकि एग्जाम में नहीं आता है, पर सुन लीजिए, वो है पगला दिया। तो मानस, संकोश, पगला दिया, ये तीनों फेमस नदियाँ भूटान के पहाड़ी से निकलती है और जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो तीन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताया गया, तीन महत्वपूर्ण पर्वत, यह एक बफर कंट्री है, यह भी पता चला। अभी आप देखेंगे तो एक चर्चा में आता है 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजना 1416 मेगावाट की भारत के सहायता से भूटान के लिए बनाया गया है। पनबिजली परियोजना जानते हैं, जल विद्युत जानते हैं, जल विद्युत जो उत्पन्न किया जाता है, एक ऊंचाई पर से जल को गिराया जाता है और टरबाइन लगाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर बिजली परियोजना में 336 मेगावाट की चोखा परियोजना, 60 मेगावाट की कुरिछू परियोजना और 1020 मेगावाट का ताला परियोजना, ताला चोखा कुरिछू परियोजना, ठीक है। कुल मिलाकर 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजना भारत के सहायता से भूटान के लिए बनाया गया है। और जितने विद्युत का क्या कहते हैं आवश्यकता है वो भूटान लेता है, उसके बाद शेष बचा हुआ भारत खरीद भी लेता है। भारत आखिर ऐसा क्यों करता है, भारत क्यों बनवाया, रीजन है। आप जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच का क्षेत्र है भूटान, तो भूटान से मित्रता करनी अच्छी बात है। अगर मित्रता नहीं करेंगे तो भूटान को अपने में मिलाएगा, चाइना जब मिला लेगा तो चाइना निकट कहाँ आ जाएगा, असम के पास, और असम के पास वहाँ पर आक्रमण करके वो चाहे तो नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने में मिला सकता है। बीच में बाधा यही भूटान पहुँचाएगा। तो जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए कुछ सहायता भी करना पड़ता है। जैसे नेपाल है, नेपाल में जब भूकंप आया था तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ज़बरदस्त सपोर्ट किया गया था। जो लोग हताहत हुए, जिनको चोट लगी, परेशानी हुआ, उनके लिए दवा गोली हर प्रकार का व्यवस्था भारत की तरफ से गया था। तो जो पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पर 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजना चोखा, करिछू और ताला परियोजना भारत की सहायता से बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है साकटेन, भूटान भारत के तरफ से, अंदर की तरफ से है साकटेन क्षेत्र, इस पर चाइना दावा कर रहा है कि यह मेरा है। और साकटेन को क्यों बता रहे हैं मेरा है, क्योंकि अगर साकटेन पर यहाँ आके ये जगह उसको मिल गया, ये विवादित क्षेत्र अगर देने के लिए भूटान तैयार हो गया, तो यहाँ सैन्य व्यवस्था जमा लेगा, और यहाँ जब सैन्य व्यवस्था जमा लेगा तो आसानी से असम के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लेगा, और नॉर्थ ईस्ट का सातों राज्य, यहाँ से संपर्क टूट जाएगा भारत का, और सातों राज्य उसके कब्जे में चला जाएगा। तो भारत को हड़पने के लिए ये साकटेन पर दावा दिखा रहा है। तो साकटेन क्षेत्र जिस पर वो अपना नियंत्रण बताता है।
उसके बाद देखेंगे एक फेमस IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप का विषय वस्तु है डोकलाम विवाद। 2017 में आया था डोकलाम विवाद, जहां पर भारत, चाइना और उसके बाद भूटान, तीनों की जमीन, तीनों की जगह, तीनों का स्थल भाग जहां एक होता है तो उसको, वो जगह है डोकलाम। तो वो विवादित भूमि है जहां चाइना रोड बना रहा था। तो भारत के तरफ से हस्तक्षेप किया गया, उसको रोका गया कि देखिए आप रोड मत बनाइए जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता है कि कहां तक किसकी जमीन है। तो भूटान में देखेंगे इस क्षेत्र को डोकला विवाद बोला जाता है। भूटान में डोकला बोला जाता है, भारत में डोकलाम बोला जाता है, चाइना में डोकलांग बोला जाता है। तो डोकलाम विवाद कब आया? 2017 में। किस चीज को लेकर है? तीनों की भूमि, भारत, चाइना और भूटान, तीनों की भूमि जहां एक जगह जाकर मिलती है वहां पर विवादित भूमि है। भारत के तरफ से बात करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को भेजा गया था। तो ये भूटान के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आसियान सदस्य देश को मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।